चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास है और निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए TRE 3 में, और आगे भी TRE 4 में क्वेश्चन आएंगे। और हमने आपको बार बार बोला है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले बार अगर एनिशिएंट से आया, वर्ल्ड से आया, तो अगली बार भी आएगा। हो सकता है मध्यकालीन से आया, और वही हुआ। मेरा अनुभव बिल्कुल सही था। हमने आपको बोला था कि मध्यकालीन इतिहास को भी अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि 2 बार एनिशिएंट और वर्ल्ड ज़्यादा पूछा है, तो हो सकता है तीसरे बार जो है आपका मध्यकालीन इतिहास ज़्यादा पूछा जाएगा। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए, खास करके 9 to 12 में। तो ये BPSC करेगा, पैटर्न चेंज करते रहेगा, कभी मिडेवल से, कभी एनिशिएंट से, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो देगा। आपकी जो तैयारी है वो सभी जो भी फैक्टर है, जो भी इतिहास का पार्ट है, चाहे एनिशिएंट हो, मिडेवल हो, मॉडर्न हो या वर्ल्ड, सबको आपको पढ़ के अच्छे से रखना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, जो कि हमने जब कैप्सूल करवा रहा था मैं हिस्ट्री का, और 1000 प्लस क्वेश्चन है उसमें। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उसके 90% क्वेश्चन आपके TRE के एग्ज़ाम के उसमें हैं। ठीक है, आप देखेंगे 90% जो हिस्ट्री वगैरह में जो क्वेश्चन है वो आपके कैप्सूल में हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछे गए। बहुत लोग बता रहे थे कि सर वो जो कैप्सूल दिए थे बहुत काम आया, बहुत सारा क्वेश्चन लगभग वही सेम था। तो मैं भी सोचा मैं उसको करा दूं एक बार। तो मैं जब करा रहा था तो कल मुझे सारा क्वेश्चन मिल रहा था जो कि TRE 2 TRE 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको काम आता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप केवल 1 लाइनर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तेज़ी में रिवीजन होता है। चलिए, ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आप लोग जानते ही, पृथ्वीराज चौहान में इनको कहा गया है। और मोहम्मद गोरी के साथ इनका तराइन के युद्ध में, प्रथम युद्ध में जो है ये जीत जाते हैं। फिर दोबारा जब युद्ध होता है मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में, उसमें ये हार जाते हैं और इनके आँख को जो है मोहम्मद गोरी निकाल लेता है। कहा जाता है अंधे बना दिए जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो ये घटना जो है पृथ्वीराज तृतीय के समय की है। ठीक है, तो पृथ्वीराज एक कह सकते हैं कि उस राजा जो भी बन रहा था वहाँ पे वो पृथ्वीराज के ही नाम से जाना जा रहा था। और ये लोग दिल्ली अजमेर, जो राजस्थान है, दिल्ली और अजमेर के बीच में ये लोग शासन किया करते थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो देखिए, बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो जावा सुमात्रा से था। और सुमात्रा, जावा, ये सब आइलैंड हैं, द्वीप है। तो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे जावा के, उनका नाम था शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव। उनके कहने पे देवपाल, जो यहाँ के पाल वंशीय शासक थे, उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था और उसको 5 गांव दान में दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और पूछा भी गया 64वीं BPSC में। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो वही है शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC के एग्जाम में। गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी धर्मचक्र जिन विहार जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी जाके शिक्षा अध्ययन करते हैं उसको विहार कहा जाता है। और विहार जो आपका राज है बी वाला बिहार, तो वो अपभ्रंशित है, यानी कह सकते हैं अपभ्रंश में विहार ही बिहार हो गया है। तो सारनाथ में रानी कुमार देवी के द्वारा विहार बनवाए गए थे। हम्मीर महाकाव्य चौहानों को क्या बताया है? तो हम्मीर महाकाव्य ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। देखिए, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में चौहान वंशीय जो राजपूत हैं इनको अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति मालूम होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में पूछे चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसमें चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताया गया है, तो आपको अग्निकुंड ही आंसर देना होगा। हम्मीर महाकाव्य है एक, उसमें चौहानों को सूर्यवंशीय बताया गया है, याद रखेंगे। अल्लाह उदल संबंधित थे। तो अल्लाह उदल आप लोग गांव घर में एक नृत्य होता है जो नाट्य
नाच नाच जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में। तो अल्लाह उदल की कहानी उसमें लोग जो है प्राचीन कथा है, और ये कहानी जो है चंदेल शासक जो परमल रहते हैं उसी का सेना नायक रहता है अल्लाह उदल, महोबा से संबंधित है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसी से संबंधित कहानी है, तो महोबा से संबंधित है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, और इसमें जो है चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताया है पृथ्वीराज रासो में, किसने? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जयानक हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम बुंदेलखंड का था। देखिए जहाँ जहाँ आपको यूपीपीसीएस या बीपीएससी दिख रहा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आपका जो बीपीएससी है ना, बिल्कुल यूपीपीसीएस के पैटर्न पे जा चुका है। निश्चित रूप से आपको यूपीपीसीएस के प्रश्न वाले जो आंसर हैं एकदम रट्टा मार के रखिए। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने आपको कंटेंट में पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब केवल और केवल आपको जो फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, उस पर फोकस करना है। बाकी कहानी आपको हमने सिलसिलेवार ढंग से बताया हुआ है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका है? तो बुंदेलखंड का नाम है। और यहाँ पर चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जय सिंह या जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल के प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। यहाँ पर आपका जो है कालक्रम को दर्शाने के लिए, चलिए इधर पहले आते हैं। हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको खोजना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक जो है अल्लाह खंड से संबंधित है। नरपति नाल विशल देव रासो से संबंधित है। लेकिन आपका ए सम्मिलित जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमीर रासो की रचना सारंगधर ने किया था। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान है, तो यहाँ पे अगर सारंगधर रहता तो सही होता, ये गलत है। यही आपको खोजना है, इसमें कौन सा गलत है। तो हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। ठीक है। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का देहली शहर की स्थापना की थी? तो दिल्ली का या देहली जो शहर है उसकी स्थापना तोमर वंश ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब डीपली क्वेश्चन आपको अब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर है आपका सबका जो कालक्रम है उसको दिया गया है। तो यशो वर्मा जो है वो सबसे पहले थे, और इनका 930 से 950 ईस्वी का शासन है। ये सब चंदेल शासक हैं। धंग 950 से 1002, विद्याधर 1019 से 1029, और कीर्ति वर्मा सबसे लास्ट में आएगा 1060 से 1100 ईस्वी। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, एक गीत भी है। तो राजा भोज जो हुआ करता था, ये दक्षिण भारत में भोज उपाधि हुआ करता था। परमार राजा भोज ने जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। ठीक है, तो उन्हीं पे कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली वाली कहानी। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। ठीक है, तो ये उत्तर बंगाल में जो है अवस्थित थी। पाल वंश का संस्थापक, ये आपके बीपीएससी में भी कई बार पूछ चुका है। पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था, याद रखिएगा, गोपाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, और खास करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा धर्मपाल ने किया था। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार पाल वंश से क्वेश्चन पूछा गया। और पाल कला हम लोग जो है बीपीएससी के मेंस में भी पढ़ेंगे आगे, जब मेंस का एग्ज़ाम होगा उस समय। अभी तो प्री का है, तो प्री में बस यही सब आपको पढ़ के जाना होता है अच्छे से।
उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उदंतपुरी। देखिए उदंतपुरी बिहार शरीफ का ही प्राचीन नाम है, तो बिहार शरीफ कहाँ है? बिहार में है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है। और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था, याद रखिएगा, बिहार शरीफ उदंतपुरी। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार, सोमपुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में था, तो धर्मपाल ने सोमपुर बिहार महाविहार की स्थापना की थी। अभी कहाँ चला गया वो? तो बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, लिखा हुआ भी होगा उसने, धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। किसने? तो धर्मपाल ने। किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। असहिष्णुता और कट्टरता उसमें नहीं था, सभी धर्म को मानता था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय, देखिए पूछ ही दिया, बंगाल के किस शासक ने किया था? तो अभी तुरंत हमने बताया, जो कि भागलपुर में था, तो धर्मपाल ने किया था। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिर वही क्वेश्चन, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए कितने बार पूछ चुका है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ निश्चित रूप से फिर आपको पूछेगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये बार बार रिपीट होता है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना होगा, आप बोर भी हो जाएंगे। हम खुद पढ़ा के बोर हो चुके हैं इतिहास। ठीक है, तो मैं बार बार अब कंटेंट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अब आपको बदल बदल के ऑब्जेक्टिव करवाते रहता हूँ, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है वही है। और आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आप सोचिएगा कि पूरा एकदम हर एक चीज़ जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो आपको पहले से थ्योरी, तो वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही याद करके रखना होगा। ठीक है, और जो कहानी है उसको आपको हमने समझा दिया जो समझने लायक। बाकी अब आपको ये सब जितना आप रिकॉल रिमेंबर कर सकते हैं, आप याददाश्त शक्ति आपकी जितनी बेहतर होगी, आप उतना बेहतर करेंगे यहाँ। ठीक है, कहानी तो आपको हमने समझा दिया है पूरा, अगर आप कंटेंट देखे होंगे तो पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बस क्या करना है कि उसको बार बार प्रैक्टिस करके ऑब्जेक्टिव को बनाते रहना है। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक? तो अभी तुरंत हमने बताया, पाल वंश के शासक, क्या नाम था? धर्मपाल, जो कि बंगाल का शासक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला, फिर वही क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, अब देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार यूपी, पीसीएस, प्री, मेन सब जगह पूछा। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला? फिर वही क्वेश्चन पूछा, धर्मपाल। अब देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन 10-10 बार पूछे जा चुके हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? आपको पता ही है, अभी तुरंत बताया, भागलपुर का क्षेत्र है, बिहार का। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से किन राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ठीक है, तो हर्षवर्धन तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में था और आपको पता ही होगा, इसके भाई की हत्या के बाद ये गद्दी पे आता है, तो ये तो गलत हो गया। यशो बर्मन भी नहीं होगा। गोपाल और नंदी बर्मन पल्लव मल, ठीक है, याद रखेंगे। ये लोग जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके गए बने थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पल्लव शासक नंदी बर्मन पल्लव मल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, याद रखिएगा बस। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले, नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है, तक्षशिला, उदंतपुरी, कौन नहीं था? देखिए ये जो तक्षशिला है ना, अति प्राचीनतम है। ये जितने भी हैं ये पूर्व मध्यकाल के हैं। उदंतपुरी हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये सब पूर्व मध्यकाल के हैं। लेकिन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, ये अति प्राचीनतम है, प्राचीन काल का ही है ये। तो ये आपका पूर्व मध्यकाल का नहीं है। तक्षशिला में ही जो प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य, जान लीजिए,
ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहाँ पे पढ़ने का अवसर मिला था। तो इसके बारे में देखिए, वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज की राजधानी थी। तक्षशिला एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा सामान्य जन दोनों सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा भी प्राप्त किया था, आगे चल के वहाँ प्रोफेसर भी बने थे। ठीक है, तो अपने आप में सबसे प्राचीनतम है। अगर पूछेगा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा ऑप्शन दे, तक्षशिला दे, तो आपको तक्षशिला बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे एक बार बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। ठीक है, तो पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, खास करके जो लोग ज़्यादा जानकार हैं वो सब कन्फ्यूज कराने के लिए पूछते रहेंगे आपसे, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में किया था। कहा जाता है कि उज्जैनी, जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर के बारे में सुना होगा, हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। किसने, तो दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो दंती दुर्ग ने। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर पूछ दिया, यानी महत्वपूर्ण है, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था, तो याद रखिएगा जो कि दंती दुर्ग है उसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ के, याद करके, समझ के एकदम तैयार कर लीजिए। पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बहुत सारा मैंने भेज रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भेजता हूँ कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे सर क्यों इतना भेज रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि आप जब एक बुक पढ़ लेते हैं तो आपको नए नए बुक पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए। नया नया बहुत सारा नया क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन का जो संख्या है ना आपके दिमाग में वो बढ़ेगा, तो आपको एग्जाम में सोचने का कैपेसिटी भी बढ़ता है। तो आप जो भी टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से आप बुक को देखिए, नए नए बुक को क्या कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, उससे आप में नॉलेज गेन होता है और फिर वही आपके एग्ज़ाम में भी काम आता है। और ख़ास करके जो लोग बीपीएससी जो अभी आने वाला है कमीशन की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी से ये सब बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए बीपीएससी का सिलेबस लगभग 80 to 90% वही रहता है, बाकी 20 to 10% में ही चेंजिंग देखने को मिलता है। करेंट अफेयर्स में आपको पैटर्न चेंज कर देगा, बाकी इतिहास में कहाँ से चेंज करेगा, सब यही सब रहता है। थोड़ा डीपली चला जाता है, इसी सब में जो आप नीचे में जो डिस्क्राइब किया इसमें से आपको क्वेश्चन निकाल के पूछ लेगा। तो अगर आप अच्छे से कोई बुक पढ़े हुए हैं या फिर कोई भी अच्छा बुक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन वो फंसा नहीं पाता, आप कहीं ना कहीं उसको ढूंढ लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट में से। तो जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, खास करके अभी आने वाला है 1000+ सीट आएगा, अधिकारी बनने का सपना रखते हैं जो लोग, ठीक है, टीचर तो बन ही जाइएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। टीचर बनना अभी के डेट में आसान ही था, अब जा कर के TRE 4 से थोड़ा बहुत टफ होगा, लेकिन अभी तक हमने देखा कि एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट भी टीचर बन गए, जो कि उस लायक नहीं थे बिहार में, लेकिन चूँकि नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा था तो वो लोग बन गए। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एग्ज़ाम टफ हो जाए, तो तैयारी आपको बेहतर करना ही पड़ेगा। तो आप आगे चल कर के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कमीशन के और भी रुख कर सकते हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं है, लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत का करेंट अफेयर्स का अंतर होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो वो था अमोघवर्ष। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था, और इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। ठीक है, तो अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है, इसका जन्म जो है वो सैनिक छावनी के दौरान ही हुआ था, यानी कैंप में हुआ था, सैनिक कैंप में।
महानतम प्रतिहार। कहिएगा ये सब चैप्टर मैं क्यों करवा रहा हूँ, चूँकि ये सब चैप्टर आप जो है ना तैयार कीजिए ऑब्जेक्टिव से ही। चूँकि थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, थ्योरी जितना हमने पढ़ाया वो सफिशियंट है। बाकी इन सब क्वेश्चनों के लिए आप क्या कीजिए, जो दक्षिण भारत है या जो हर्षवर्धन के बाद का जो शासक के बारे में है, स्वतंत्र शासक के बारे में है, तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव सेशन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। महानतम प्रतिहार राजा कौन था, तो मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार वंश का महानतम शासक हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह की थी, आदि वराह की उपाधि किसको दिया गया है, तो मिहिर भोज को याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार का सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज, इसी को आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि दी गई है। ठीक है। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों में नाम काल कर्मानुसार संयोजित करके लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा आपका वत्सराज, उसके बाद महेंद्रपाल, वत्सराज, उसके बाद आपका नागभट्ट, उसके बाद महेंद्रपाल, और सबसे लास्ट में हो जाएगा महिपाल हो जाएगा। ठीक है। वत्सराज का शासन पीरियड है 775 से 800, नागभट्ट का है 800 से 833, महेंद्रपाल का है आपका 885 से 910, और महिपाल का है आपका 912 से 944। तो याद रखने के लिए सबसे लास्ट वाला भी आप याद कर सकते हैं, सबसे लास्ट में महिपाल आया है और सबसे पहला वत्सराज है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा वो शासक है आपका भरतृभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल, ये सारे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। केवल अच्छे से आप ऑप्शन देख करके दिमाग में बैठा के रखिए। इन सब चैप्टर से कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन दिख गया तो 1 नंबर आपका फ्री में चला जाएगा, इसीलिए पढ़ के तो जाना ही है। महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र हैं वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूँकि ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, इतिहासकार भी हैं। हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो याद रखिएगा कुमारपाल, कुमारपाल की सभा को ये अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल का शासक हुआ करता था, उसने लक्ष्मण संवत की स्थापना की थी और 28 वर्षों तक शासन किया था, 1178 से 1206। ठीक है, तो देखिए संवत एक प्रकार से कह सकते हैं ईसवी सन की शुरुआत होती है, जैसे शक संवत है, विक्रम संवत है। ठीक है, 78 ईस्वी सन को हम लोग शक संवत कहते हैं। तो कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था, तो शक संवत वहाँ से ईस्वी सन एक डेट कह सकते निर्धारण का एक समय होता है। तो संवत की शुरुआत लक्ष्मण सेन ने भी किया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस शासक, तो ये सेन शासक ही था, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन सेन शासक था जिसने बंगाल पे शासन किया था। अब है ये कौन मध्यकालीन भारत के विधि वेता थे, निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूतवाहन। ठीक है, राजशेखर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपके जो हैं वो गुप्त काल से ही संबंधित हैं। ठीक है, और इसने कई ग्रंथ भी लिखा है राजशेखर ने। ठीक है, तो ये आपके मध्यकालीन भारत से संबंधित नहीं है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे, तो ये महिपाल और महेंद्रपाल दोनों के थे। तो चूंकि ये पूर्व मध्यकाल का है तो ये मध्यकालीन इतिहासकार ने, मतलब ये नहीं थे मध्यकालीन समय में, पूर्व मध्यकाल में है। ठीक है, तो याद रखना राजशेखर के बारे में। यहाँ पे आपका मिलाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये।
ठीक है। प्रतिहार कहाँ पे शासन करते थे? तो कन्नौज में शासन किया करते थे, याद रखिएगा। चोल के बारे में आपको पता होगा, चोल की राजधानी तंजौर या तंजावुर हुआ करती थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और आपके बीपीएससी के एग्जाम में भी इस बार टीआरई में पूछा था, चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजौर या तंजावुर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है परमार, तो परमार जो थे वो कहाँ से शासन करते थे? तो धारा। और सोलंकी जो थे अहिलवाड़, ठीक है, अहिलवाड़ उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये याद रखना है आपको। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट अब पूछेगा आपके एग्जाम में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो हमने अभी शुरुआत में ही बताया था, वत्सराज ने आपका गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, अब देखिए राजवंश कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित में त्रिकोणीय संघर्ष, ये कई बार पूछेगा, त्रिकोणीय संघर्ष किन शासकों के बीच में हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर, ये तीन, चोल नहीं थे उसमें, ठीक है, उसमें चोल नहीं थे। पाल वंश जो कि कहाँ पे है? बंगाल में, राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत, और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों के बीच में जो है कन्नौज, क्योंकि उस समय कन्नौज जो है सेंटर में आ गया था और वहीं से केंद्रीय सत्ता, सभी शासक जो है उसको, चूँकि शिक्षा का केंद्र भी था कन्नौज और वहाँ से हर्षवर्धन ने भी शासन किया था, तो वो क्षेत्र को जीतने के लिए पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर तीनों उलझे हुए थे, आपस में लड़ाई करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, चोल नहीं थे उसमें, पाल थे, राष्ट्रकूट और गुर्जर। त्रिकोणीय संघर्ष पूछेगा आपको, कौन शासक थे या कौन नहीं थे, यहाँ पूछ रहा है। तो चोल वंश के शासक यहाँ पे नहीं रहते हैं, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर, ये तीनों के बीच में यह संघर्ष होते रहता है, क्योंकि कन्नौज को जीतना था। और जब गुप्त काल का अंत होता है, हर्षवर्धन के समय तक में कन्नौज जो है बहुत फेमस जगह हो जाता है, आकर्षण का केंद्र हो जाता है, ठीक है। और ये 8वीं-9वीं सदी में ये घटना घटित होती है, जब केंद्रीय सत्ता की कमी होती है। उसके बाद जो है कन्नौज पे ये लोग आपस में लड़ते हैं कन्नौज को पाने के लिए, ठीक है। और प्रतिहार जो होता है लास्ट में, गुर्जर प्रतिहार, वो जीत जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, पाल भी थे, चोल यहाँ पे हिस्सा नहीं थे। देखिए ये क्वेश्चन अब बार बार पूछेगा, ठीक है। महोदया किसका पुराना नाम था? तो याद रखिएगा, महोदया जो है कन्नौज का ही पुराना नाम था। ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही दिखेगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा डीपली नोट से निकाले गए। तो ये सब के लिए आपको जो है ये जैसे ये तो हमने घटना चक्र का लिया इतिहास, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा बुक है, ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। थ्योरी हमने आपको करा ही रखा है, अगर आप इसका भी ऑब्जेक्टिव सेशन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो चूँकि ये फेमस जगह है, कन्नौज को ही नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो कोयल, कोल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोवा, महोदय श्री, कन्नौज, ये उसी का पुराना नाम या कह सकते हैं, और भी नाम रहता है ना एक शहर का दो नाम। जेजाक भुक्ति, कौशाम्बी, ये गलत है, जेजाक भुक्ति वाला आपका गलत है। ये जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का नाम रहता है। शुरुआत में भी पूछा था बुंदेलखंड का को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो जेजाक भुक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो वह शासक था जय सिंह सिद्धराज, और ये गुजरात के चालुक्य शासक थे, और ये एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों को मानते थे। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिद हेतु इन्होंने दान भी दिया था। परमार वंश का संस्थापक, ये कई बार पूछा है, ठीक है। तो परमार वंश के संस्थापक स्थापना जो है कृष्णराज या उपेंद्र नामक व्यक्ति ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कृष्णराज रहता तो होता, कनक राव लिखा हुआ है, कृष्ण राज होना चाहिए था यहाँ। राजा भोज
ने कहाँ पे शासन किया था? तो धार पर, ठीक है। राजा भोज ने धार पर शासन किया था। राजा भोज परमार शासक थे। परमारों के पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा से स्थानांतरित कर दी गई थी। राजा भोज ने धारा से ही शासन किया था। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवंगते। ठीक है, राजा के गुजर जाने पर उन्होंने काव्य लिखा है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो भोज। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक युक्ति, कल्पतरु तथा सम्रांगन सूत्राधार, जो कि राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तो याद रखिएगा, भगवती सरस्वती। इसलिए तो काव्य में सरस्वती का भी शब्द का जिक्र आया है। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। ज्ञातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो याद रखिएगा, गंगई देव था, वो आपका परमार का शासक नहीं था, वो कलचुड़ी वंश का शासक था। देखिए, यहाँ बोधगया बिहार में स्थित है, खजुराहो बुंदेलखंड में स्थित है, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बस ये जानिएगा आप लोग। गौड़वहो के रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा, गौड़वहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। तो गौड़वहो के रचयिता वाकपति हैं, जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में कवि थे। वाकपति याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको खोज खोज के पूछेगा, याद रखिएगा एकदम। अब ऐसा ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वही सब खोज खोज के निकालेगा बीपीएससी, और आपको कमीशन में या अन्य जगहों पे पूछेगा। तो गौड़वहो के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो ये सब आपको थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव सेशन में ही जो बीपीएससी वगैरह या यूपीएससी में या यूपीपीसीएस वगैरह में जो पूछा जा चुका है डीपली बुक से, तो वहाँ से निकाल के ये लोग पूछ लेंगे आपसे। तो गौड़वहो के रचयिता वाकपति याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा, ये क्वेश्चन पूछा भी था आपको, अर्घट याद रखिए, टीआरई में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अर्घट ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जो आप देखते होंगे, अर्घट जल चक्र वाटर व्हील रहता है, जिसको बैल के माध्यम से, और उसमें जगह जगह कह सकते हैं लगा रहता है, और जब घूमता है तो पानी ऊपर आकर के नाली में निकलता है, गिरता है। तो खास करके सिंचाई के लिए अर्घट्टा भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील था, याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर आपको पता ही होगा, जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, चूँकि वो सहिष्णु शासक रहता है। ठीक है, इसीलिए कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम उसका जो है वो ऊपर में होगा, उसका वास्तविक नाम शाही खां था, याद रखिएगा। क्या नाम था? तो शाही खां। कर्नाट वंश का संस्थापक, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश अब कहिए कहाँ का है? तो ये देखिए, कर्नाट वंश जो है ना, बिहार का ही वंश है, जान लीजिए। और मिथिला के क्षेत्र में जो है ये शासन करते थे। देखिए, इसको पढ़िए। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्णिम युग कहलाता है। ये पूछ सकता है, मिथिला चूंकि बिहार का है तो बीपीएससी में पूछ ही सकता है, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कर्नाट वंश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ चुका है, निश्चित रूप से फिर पूछेगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक रहते हैं, जो कि 1284-85 से लेकर 1325 तक रहते हैं। ये बहुत ही कला और साहित्य के महान संरक्षक माने जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में। सोमेश्वर की पहाड़ी भी है इस बिहार में, लेकिन ये जो है कुरुशपाल शिलालेख है जिसमें राजा का नाम है सोमेश्वर प्रथम, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुशपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, चूँकि ये जो घटना चक्र है ना वो आपका पूरे भारत के लोग पढ़ते हैं, तो ये पूरे जितने भी पीसीएस हैं स्टेट पीसीएस सब का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो आपको कई बार छत्तीसगढ़ के डीपली क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, कई बार यूपी पीसीएस के बहुत ही डीपली क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर जान लेते हैं तो कोई खराबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब जो आपने नहीं देखा है, नहीं सुना, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा वो लोग अब खोज के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा नए ऑब्जेक्टिव जो भी आपको दिखे तो निश्चित रूप से आप पढ़िए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। देखिए बोरिंग तो है ही थोड़ा सा, क्योंकि आप जब बार बार चीज़ को एक ही चीज़ को पढ़ते थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन फिर भी जब रिवीजन करवा रहे हैं तो आप सुना ज़रूर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक एक दो दो नंबर से आपका एग्ज़ाम रह जाता है तो वो नहीं रहेगा, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट को भी देख लेते हैं। मध्यकालीन का हमने शुरू से ही आपको थ्योरी अभी करवाऊंगा, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव सेशन भी करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इसको रीड करता हूं, आपको समझाता हूं, और आप भी अच्छे से सुनिए, फिर ऑब्जेक्टिव सेशन को भी सुनिए, ठीक है। देखिए मक्का मदीना के बारे में आप सुने होंगे। अभी भी जो भी लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है मक्का, और वो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे। सऊदी अरब में स्थित है ये। चूँकि यहाँ पर जो है 570 ईस्वी में जो हज़रत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी जो इस्लाम धर्म है ना 570 ईस्वी में आया, और इससे कहीं प्राचीनतम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, हिंदू जो सनातन धर्म है वो बहुत प्राचीन है। इसी कारण यह स्थल मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल के रूप में है, और यहीं पे 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हुई थी हजरत मोहम्मद साहब का। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत, जो भारत जो देश है उसका जो नाम पड़ा है वो भरत कबीले के नाम पे पड़ा है। दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का शकुंतला और दुष्यंत की कहानी आपने पढ़ा होगा, जो बचपन से ही शेर के दांत, बच्चे का शेर का जो है दांत गिन रहा था। तो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब चाहे जैसे भी पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, तथा यूनानियों ने इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा ही किया गया। हिंदू, चूंकि ये लोग 100 को हौ बोलते थे, तो सिंधु नदी था, सिंधु सैंधव प्रदेश के लोग को सिंधु कहते थे, तो सिंधु से ही ये हौ लिखते थे 100 को, तो ये हिंदू हो गया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम है, याद रखिएगा। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम को नाम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, लेकिन ये कहाँ के थे? अरब के थे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हो गया था और मारा गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, और वहाँ का जो शासक है सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा
सिंध विजय की जानकारी मिलती है। जो चचनामा है फारसी ग्रंथ, उससे किस प्रकार से अरबी लोग सिंध विजय, जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उसको विजिट करते हैं, उसकी कहानी उसमें लिखी हुई है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और 1998 ईस्वी में गजनी का ही शासक महमूद गजनी का शासक बना। ठीक है। और सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 17 बार भारत पे आक्रमण किए और उसका उद्देश्य केवल क्या होता था? लूटपाट करना। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। 17 बार आक्रमण किए थे और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025-26 में सोमनाथ का जो आक्रमण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने पूरा मंदिर को लूट लिया था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। और 999 से 1027 के बीच आपको बताया गया 17 बार इसने आक्रमण किया महमूद गजनी ने। उसको गजनवी भी कहते हैं, महमूद गजनवी भी या महमूद गजनी, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है। और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला अमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनवी एक शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों और कलाकार को सम्मानित करता था। ठीक है। उसका दरबारी इतिहासकार उतवी था और उसने किताबुल यामनी और तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किसने? तो महमूद गजनवी या गजनी ने। अल-बरूनी का आप लोग नाम सुनते होंगे और यहाँ से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है अल-बरूनी से। ठीक है। वो किसके साथ आया था? तो यही महमूद गजनी के साथ ही वो आया था, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रथम प्रमुख व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी, याद रखिएगा। ठीक है। यह महमूद गजनी के दरबार का ही प्रसिद्ध विद्वान कवि हुआ करते थे फिरदौसी। इसे पूर्व के होमर की उपाधि, पूर्व का होमर जो कि यूनान का हुआ करता था विद्वान, तो इसको पूर्व का होमर कहा गया है। फरिश्ता, तारीखे फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसका किताब तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी, जो कि 11वीं सदी में भारत आया था। अल-बरूनी से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछता है। उसका किताब का नाम था किताबुल हिंद और उससे उस समय के भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उसने पुराणों का भी अध्ययन कर लिया था। इसका जन्म 973 ईस्वी में, जो कि ख्वारिज्म है, वहीं पे हुआ था। और वो आपको पता ही महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए, ये सब के बारे में तहकीक हिंद इसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, और इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है फिलहाल। चलिए, उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। मध्य एशिया का शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में इसके बारे में पूछ देगा। मोहम्मद गोरी का पूरा क्या नाम था? पूरा नाम क्या था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी नाम था। 1192 ईस्वी में भारत को जीता था उसने। किसको हरा के? तो पृथ्वीराज तृतीय को। ऐसे पहले उसने मुल्तान पे 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है। गुजरात पर भी उसने आक्रमण किया था 1178 में, लेकिन वहाँ का राजा जो था भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय था, उसने उसको हरा दिया था। ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने उसको हरा दिया था 1178 ईस्वी में। ठीक है। तो चलिए, ये सब कहानी आपको पता ही है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी कन्नौज के घरवाल राजा जयचंद को पराजित किया, चूंकि जयचंद ने ही
मोहम्मद गोरी को दोबारा बुलाया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कहानी हमने आपको बता रखा है। चलिए ये सब पूछेगा तो आप लोग बना ही लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास, उसका नाम रहता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार को विजित कर लिया था उस समय में। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार और नालंदा विक्रमशिला को तहस नहस कर उदंतपुरी पे कब्जा कर लिया था, जो बिहार शरीफ है। उसने 1198 से 1203 ईस्वी में मध्य बंगाल पर भी आक्रमण किया, और उस समय वहाँ का शासक कौन हुआ करता था? तो लक्ष्मण सेन। तो बख्तियार खिलजी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और ये किसके साथ आया है? तो मोहम्मद गोरी के साथ ही, उसी का दास था ये। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में जाके शरण ले ली और कुछ समय तक वहाँ शासन किया। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाई। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को भी जन्म दे दिया था। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन यहाँ से करेंगे। आप लोग अच्छे से सुनेंगे। जो भी 50 क्वेश्चन होगा वो कोशिश करेंगे कि आप लोग को करवाएं। मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा सुन नहीं पा रहे होंगे, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपकी मजबूरी कहिए चाहे हमारी मजबूरी कहिए, पढ़ना तो पड़ेगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? अभी तुरंत हमने बताया 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मक्का मदीना जो जगह है सऊदी अरब में, वहीं हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, उन्हीं का जन्म हुआ है। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है मक्का में ही। मक्का कहाँ है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब में है मक्का। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है? तो अरबियों ने किया है। अभी तुरंत हमने पढ़ा था थ्योरी में, अरबियों ने किया है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आपको हमने बताया 712 ईस्वी में सुबुक्तगीन था। यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, 711 है, 1013 है, लेकिन 712 नहीं है, जो कि सुबुक्तगीन का है। सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। उससे पहले सुबुक्तगीन ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? तो सिंध का विजय जो है 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम है। अरबी मुस्लिम, ठीक है, तुर्की वाला में दूसरा हो जाएगा। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन, कहाँ के थे? अरब के थे, अरब से आए थे। उसके बाद तुर्की आता है, सुबुक्तगीन रहता है तुर्की वाला में। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो अरबी था। चचनामा के अनुसार 6वीं से 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, तो सिंधु देश की राजधानी अरोर हुआ करती थी। चचनामा के अनुसार 6ठी एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश सिंध की राजधानी अरोर थी। ज्ञातव्य है कि चचनामा सिंधु के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा, चचनामा जो है सिंधु जो प्रदेश है उसके इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी का संस्थापक याद रखिएगा अल्पतगीन था, गजनी वंश का संस्थापक। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल सही। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता, बिल्कुल नहीं, केवल ए सही है, ठीक है, आर गलत। वो केवल लूटपाट के लिए ही आता था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? ढंग, विद्याधर, जयशक्ति, डंग। तो विद्याधर महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, याद रखिएगा। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार अभी हमने आपको बताया था उत्बी जो है महमूद गजनबी के साथ रहा करता था, विद्वान था, दरबारी कवि था। तारीख यामनी की रचना इसने किया है, या किताबुल यामनी भी बोलते हैं। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार में रहते थे? तो फरिश्ता भी जो है ना वो
किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनबी के दरबार के ही प्रसिद्ध विद्वान कवि थे, याद रखिएगा। शाहनामा के लेखक कौन था? तो फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो याद रखिएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था, जिसने कि पुराणों का अध्ययन किया। संस्कृत इसको आती थी, ठीक है, संस्कृत का भी ज्ञाता था वो। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी था, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी अल-बरूनी इतिहासकार है वो। अल-बरूनी भारत में कब आया था? तो याद रखिएगा 11वीं सदी में। देखिए 1000 से 1100 के बीच का पीरियड कौन सा होगा? 11वीं सदी में आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अल-बरूनी। तो कई बार अल-बरूनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है। वो इस्लाम धर्म से ही संबंधित और हिंदुओं के बारे में बुराई किया है उसने। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत में ये भी सही है, वह ये भी सही है। वो त्रिकोणमिति का विषय है, ये भी सही है हद तक। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है। वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, उसने हिंदुओं का पे कटाक्ष किया था। ऐसे बाद में उसने माफ़ी भी मांगी थी। निम्नलिखित में से उसको लगा कि, और उसने बोला जहाँ तक मुझे समझ में आया हमने लिखा, हो सकती है कि हमसे भूल हुई होगी, ठीक है, उसने माफ़ी भी मांगा है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो भीमदेव, ठीक है, उसने जो है सोमनाथ मंदिर को दोबारा से पुनर्निर्माण किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के? तो ये तो आपको पता होगा, महमूद गजनबी ने ही जो है एक तरफ जो सिक्के चलाए थे उसमें एक तरफ महमूद गजनी था और दूसरी तरफ जो है माँ लक्ष्मी की फिगर हुआ कर संस्कृत मुद्रा लेख की चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो महमूद गजनी, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो अभी तुरंत हमने बताया उसका नाम, सॉरी ये गलत हमने बोल दिया, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? देखिए यहाँ पे आप पूछ ही दिया ना, भीम द्वितीय। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसीलिए हमने पहले ही चर्चा करी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये बाद में होता है कन्नौज का युद्ध, सॉरी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद, याद रखिएगा। 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो याद रखिएगा जयचंद को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी, तो वो युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अब इसमें से आपको कूट करना है कौन पहले आया। तो यहाँ पे तो महमूद गजनी सबसे पहले आया, अभी हमने महमूद गजनी के बारे में ही बताया आपको, सबसे पहले आया। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद आएगा आपका चंगेज खां, और सबसे लास्ट में आएगा तैमूर, ठीक है। तैमूर जो आता है वो लगभग 1398 ईस्वी के आसपास आता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो याद रखिएगा वो शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ था, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं 30 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं कम ही क्वेश्चन है इसे। अगले दिन कल फिर रेगुलर करते हैं इसको आगे। मैं आपको बस समझाने का प्रयास करूँगा, चूँकि थ्योरी हो रखा है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेशन में ज़रूर जुड़िए। आप लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, नहीं जुड़ेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जुड़िए ज़रूर, और निश्चित रूप से आपको ये मदद पहुँचाएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।